हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा कार्डिंग का जो है वो सेकंड पार्ट है। तो कार्डिंग का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसमें जा कर के आप लोग कार्डिंग की सफाई, कार्डिंग मशीन की सफाई और कार्डिंग के फंक्शंस के बारे में देखना मत भूलिएगा। और पहली वीडियो का बाकी ग्राइंडिंग का और ब्लो रूम का सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा कार्डिंग का सेकंड पार्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्ड स्ट्रिपिंग और कार्ड ग्राइंडिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट इट। कार्ड स्ट्रिपिंग जो होती है वो होती क्या है? पहले तो जो स्ट्रिपिंग होती है, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से अलग करना। कार्ड मशीन है, उसमें वर्किंग हो रही थी, इतने सारे फाइबर्स थे, रेशे थे, डर्ट थी, धूल थी, मिट्टी थी, तो उसको वो मशीन में कहीं ना कहीं फंस भी जाती थी ना, जो हमारी वर्किंग होती थी। तो उसमें से हम लोग किसी भी डर्ट को, फाइबर्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्ड स्ट्रिपिंग। कार्ड स्ट्रिपिंग जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, वो तो हम आगे चल के बताएंगे। तो कार्ड स्ट्रिपिंग का प्रोसेस होते समय अशुद्ध का जो कार्डिंग का प्रोसेस होता है हमारा, तो उस समय पे कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे सिलेंडर में, फ्लैट्स में, डोफर में फंस जाते हैं। और इनमें छोटे छोटे वायर्स भी लगे होते हैं क्योंकि मतलब फंसाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, ताकि वो जो लैब से जो हमारा वेब निकल रहा था उसकी अच्छी सी पकड़ बनी रहे। तो उस जगह पे कुछ वायर्स लगे होते हैं, तो उन जगहों पे ये फाइबर्स होते हैं, उनसे जो निकलने वाली डस्ट है वो फंस जाती है, तो जो कार्डिंग के प्रोसेस के समय नुकसान पहुंचा सकती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी स्लाइवर्स होती हैं उसमें नैप्स जो हैं, नैप्स मैंने बताया थी क्या होते हैं, बहुत सारे धागे जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो नैप जैसे बन जाते हैं, तो वो यार्न में आ जाते हैं। तो यार्न जब हमारा बनता है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी सी पट्टियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे सिलेंडर में, डोफर में या फ्लेट्स में छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं जिसमें वायर्स लगे होते हैं, तो उसके अंदर की डर्ट वगैरह को निकालने का प्रोसेस इसमें किया जाता है। तो इसमें से जो स्ट्रिपिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है रोलर स्ट्रिपिंग, दूसरी होती है वैक्यूम स्ट्रिपिंग और तीसरी होती है कंटिन्यूअस वैक्यूम स्ट्रिपिंग। ठीक है, तो उसमें से कंटिन्यूअस स्ट्रिपिंग अरेंजमेंट जो हमारी थर्ड स्ट्रिपिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी पहली स्ट्रिपिंग होती है, रोलर स्ट्रिपिंग जो होती है, वो इन सभी स्ट्रिपिंग में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम पहली स्ट्रिपिंग पढ़ते हैं अपनी रोलर स्ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है, एक रोलर होता है जिसमें मुड़े हुए वायर्स लगे होते हैं। एक रोलर होता है, उसके किनारे जैसे कंघी लपेट दिया या फिर आप कुछ उस टाइप की होती है। तो अभी दिखाएंगे पिक्स में आपको, जो स्ट्रिपिंग में उपयोगी होती है। तो ये हमारी रोलर स्ट्रिपिंग होती है। इसमें जैसे साइड में किनारे किनारे छोटे छोटे दांत बने होते हैं, ये थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, तो इसे ही हम लोग रोलर स्ट्रिपिंग बोलते हैं। रोलर स्ट्रिपिंग के बाद आती है हमारी वैक्यूम स्ट्रिपिंग। वैक्यूम स्ट्रिपिंग सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से जो हम लोग नॉर्मली घर में वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर, जैसे वैक्यूम क्लीनर डस्ट को चूस लेता है, अपने अंदर सक कर लेता है, उसी तरीके से वैक्यूम स्ट्रिपिंग में जो भी डस्ट होती है हमारे सिलेंडर में और हमारे डोफर में या फिर हमारे कहीं पर भी, तो क्या होता है कि वो उसे शक करके, चूस करके निकाल देती है। तो इसमें इसकी स्पीड भी मतलब उसके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके का उसमें डर्ट होता है, उस तरीके से स्पीड इसकी रखी जाती है। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। इसमें सर्कल जैसा बना हुआ है, वायर सरफेस होती है जहाँ पे वायर्स लगे होते हैं। ये सिलेंडर, डोफर के हो सकते हैं,
और इसमें आगे की साइड पे एक नोज़ल लगी हुई है। तो नोज़ल में क्या होता है, इसमें जिस जगह से हमें डस्ट को निकालना होता है, रिमूव करना होता है, उस जगह पे जा कर के वहाँ से डस्ट और डर्ट को निकालती है। और नीचे कैन में नोज़ल के थ्रू एक पाइप लगा होता है। जो पाइप होता है वो कंटेनर में जाता है और जहाँ पर ये धूल मिट्टी और जो फाइबर्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं जा कर के। इसमें स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाता है और इसमें पाइप के थ्रू जो डर्ट मिट्टी होती है वो सेपरेटर और कलेक्टर में आके इकट्ठा होने लगती है। इसमें ट्रांसफर स्क्रू लगा होता है जिसके थ्रू से हम स्पीड को इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस स्ट्रिपिंग अरेंजमेंट का जो स्ट्रिपिंग होती है, इस पद्धति में वैक्यूम ही किया जाता है एक तरीके से। इसमें सिलेंडर पर एक ही जगह पर लेकर इनके नीचे से जो फाइबर को डोफर में नहीं पहुंचाता। तो क्या होता है कि इसमें जो लैप होती है, इसमें जो हम फाइबर्स को निकालते थे, डर्ट को निकालते थे, वो उसको वापस लैप में भेज देता है, डोफर तक नहीं पहुंचने देता है। तो इससे जो होता है वो प्रोसेस हमारा दोबारा से किया जाता है। मतलब कि जो हमने फाइबर्स वगैरह निकाले थे, जो हमारा बचा हुआ मटेरियल रह जाता है, जो सिलेंडर में चिपक जाता है, तो उसको वो वापस से लैब में पहुंचा देता है। तो इस पद्धति से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो इसलिए इसका जो है उपयोग कम किया जाता है। बट इससे क्या हुआ, स्ट्रिपिंग करने का टाइम बच गया था, तो इसको किया गया, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका यूज़ भी नहीं किया जाता अब। कार्ड स्ट्रिपिंग के बाद हम लोग आते हैं कार्ड ग्राइंडिंग में। इसमें क्या होता है, इसमें जो वायर्स लगे हुए होते हैं उनको हम लोग शार्प करते हैं। किसकी मदद से? एमरी पेपर को हम अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में रिंगमाल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेन काम होता है कि उन जो वायर्स होते हैं वो काम करते करते ख़राब हो जाते हैं, उनके पॉइंट्स घिस जाते हैं, तो उनको शार्प किया जाता है। तो ग्राइंडिंग का मेन काम जो होता है वो शार्पिंग, ग्राइंडिंग का मतलब ही होता है शार्प करना वायर्स को। तो ग्राइंडिंग का मेन काम वायर्स की टिप, जो मतलब पॉइंट्स होते हैं, उनको धारदार बनाना होता है। ग्राइंडिंग में बहुत नाजुक किनारों को ख़त्म किया जाता है और वायर्स में, जो कि वायर्स में होते हैं, जिससे फ्लैट्स और सिलेंडर पर किनारे बनाए जाएं और कॉटन को अच्छे से पकड़ मिल सके, जो हमारी वेब होती है वो अच्छे से पकड़ बना सके और उसमें अच्छे से कॉम्बिंग हो सके, ताकि जो हमारा वेब आगे बढ़ रही है वो स्मूथ हो, उन सब के फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, इसलिए उसमें कॉम्बिंग का प्रोसेस भी साथ ही साथ होता रहता है। तो इसमें जो हमारी पहली ग्राइंडिंग होती है वो हमारी लॉन्ग रोलर ग्राइंडिंग होती है और दूसरी होती है ट्रांसफर ग्राइंडर। तो इसमें दो ही होती हैं। तो पहली हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग रोलर ग्राइंडर। तो लॉन्ग रोलर ग्राइंडर का व्यास जो होता है, मतलब इसकी चौड़ाई जो होती है वो 22 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर की। लॉन्ग रोलर ग्राइंडिंग में एक लंबा सा पाइप होता है जो मेटल का होता है, धातु का होता है। इसके ऊपर हमारा एमरी पेपर की स्ट्रिप लगी होती है, सॉरी एमरी, जिसको एमरी फिल्ट्स आप नोट्स में पढ़ोगे, एमरी फिल्ट्स, तो वो लगी होती हैं, जिसको हम लोग रेगमाल की पट्टी बोलते हैं। वो रेगमाल की पट्टी जैसी होती हैं, वो इस सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ लगी हुई होती हैं और यह कंटिन्यूअस घूमती रहती हैं और ये ग्राइंडिंग रोलर की एक निश्चित दूरी, जो लगभग 5 सेंटीमीटर में आगे पीछे की तरफ घूमती रहती हैं, जिस कारण यह आगे रोलर एक निश्चित किया जाता है साइड के वायर्स में धार बनाने के लिए। जो रुके हुए रोलर होते हैं उसका उपयोग कार्ड के स्लैट पर धार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी सिलेंडर्स या डोफर की धार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफर ग्राइंडर, इसमें एक रोलर होता है जिसकी चौड़ाई जो होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और इसमें भी एक रेगमाल की, ये भी रेगमाल की पट्टी से जो है वो लिपटा हुआ होता है। इसमें कवर होता है, जैसे कि हमारा
लास्ट रोलर में था, लॉन्ग रोलर में था। और इसमें भी खोखला बेलन होता है या फ्रीली घूमता रहता है, लेकिन यह साथ में घूम सकता है अपनी चौड़ाई में कार्ड की। यह ग्राइंडर बहुत अधिक इस ग्राइंडिंग को हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं और मोस्टली इसी ग्राइंडिंग को यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र ग्राइंडर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, बेलनाकार रूप में। इसके ऊपर भी हमारा रेगमाल की पट्टी चढ़ी रैप होती हैं, जो कि हमारे वायर्स में धार बनाने के लिए उपयोगी होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसका उपयोग भी हम लोग ग्राइंडिंग के इसी काम के लिए करते हैं। तो ग्राइंडिंग का जो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे उसका मेन पर्पस जो था वो हमारे फाइबर्स को अच्छे से कंघी करना था। मतलब हमारा जो वेब निकलती है, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारी वेब निकलती है लैब से, उसकी अच्छे से जितनी अच्छी कॉम्बिंग होगी उतने ही हमारे फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और उतना ही स्मूथ हमारा जो फैब्रिक होगा, यार्न होगा, वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये जो डिपेंड करता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला जो है वो हमारा डिपेंड करता है वायर्स की कंडीशन। जो हमने रोलर लगाया था उसमें जो छोटे छोटे तीथ्स निकले थे, वो जो तीथ होंगे अगर वो ख़राब होंगे, उनकी पकड़ अच्छी नहीं होगी तो वो कॉम्बिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो धूल मिट्टी और फाइबर्स को पैरेलल नहीं कर पाएंगे। तो उसको मेन तो वो चीज़ सही होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा जो उसकी क्वालिटी होती है जो निकल के आती है, क्लॉथ की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी निकलती है और साथ में उसकी जो अच्छी हालत रहती है, मतलब उसकी कंडीशन जो है वो गुड कंडीशन में रहता है, जो हमारा क्लॉथ बन के निकलता है लास्ट में। और फिर एमरी पेपर का ग्रेड जो हमारा रेगमाल लगाते हैं उसके ग्रेड पर डिपेंड करती है वो किस टाइप का है। वो अगर हम लोग मोटा रेगमाल लगाते हैं तो वो मोटा रेगमाल क्या होता है, जल्दी कट जाता है पतले रेगमाल की तुलना में। तो इसलिए उसका उपयोग हम कम करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा रेगमाल की ज़रूरत होती है जो जल्दी ज़्यादा समय तक चले और कम ख़राब हो। इसलिए हम पतले रेगमाल का उपयोग करते हैं। और दूसरी थर्ड पॉइंट होता है हमारा ग्राइंडिंग का, प्रेशर का। ग्राइंडिंग रोलर में क्लॉथिंग कम समय में होगी जब दबाव अधिक होगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो हमने रोलर लगाया हुआ था, ये हो गई उसकी ग्राइंडिंग। अब जो हमारी फ्लैट्स होती हैं उनकी भी ग्राइंडिंग होती है। तो फ्लैट्स की ग्राइंडिंग तब की जाती है जब मशीन चल रही होती है, मतलब कर सकते हैं। अगर मशीन चल रही होती है तो उस समय फ्लैट्स की ग्राइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट्स चेन के रूप में होती हैं, सिलेंडर के ऊपर काम करती रहती हैं और नीचे की जो फ्लैट्स होती हैं वो नीचे काम करती रहती हैं। सिलेंडर के साथ जब ऊपर वाली फ्लैट्स फ्री होती हैं तो इसमें फ्लैट्स की पूरी और अच्छी तरीके से हम सफाई करते हैं ब्रश और कॉम्ब की हेल्प से। तो फ्लैट्स में जो सिलेंडर में जो ऊपर वाली फ्लैट्स होती हैं तब हम उनकी सफाई कर लेते हैं। और इनमें क्या होता है, ऊपर वाली फ्लैट्स फ्री होती हैं तो उस समय पे हम जब मशीन चलती रहती है, ये घूमती रहती हैं, तो उस रोटेशन में क्या होता है, चारों तरफ से फ्लैट्स हमारी साफ़ हो जाती हैं। तो वर्किंग के समय साफ़ करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स बताए हैं, फ्लैट्स हो गए और जितनी भी मशीनों की पिक्स हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ज़रूर दिखाई हैं। तो जो भी इस टाइप के वर्ड हैं आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें, उन सभी के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि बार बार नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने जब उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। सो वहाँ पे जाके ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर मेरे से कोई गलती हुई हो या अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो इस पॉइंट से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके बताइए कि कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअस पाने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल।